हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए मिनी टेस्ट सीरीज 26 क्वेश्चन नंबर 91। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होना चाहिए। ऑप्शन 2, भारत के संविधान में उनके पद की अवधि का प्रावधान नहीं किया गया है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के द्वारा की जाती है। वह संघीय कार्यकारिणी का भाग होता है। वह लोकसभा राज्यसभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और ऑप्शन 2 भी सही है क्योंकि उनकी पद अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं। और योग्यता क्या होती है? या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो 5 वर्ष के लिए, या फिर उसने उच्च न्यायालय में 10 साल के लिए वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो एक विधि वक्ता हो, उसी को वो महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह मंदिर कश्मीर घाटी में स्थित है। ऑप्शन 2, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन 3, यह प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में बनाया गया है। ये उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है, कौन सा सही है? ऑप्शन बी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। ऑप्शन 1 और 2 शंकराचार्य मंदिर है। इसको श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर घाटी में बनाया है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और ये प्राचीन मंदिर स्वदेशी नागर शैली में नहीं है, यह कश्मीर शैली में बनाया गया है। इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। मंदिर बनाने की कौन कौन सी शैली प्रसिद्ध है? 3 शैली है। नागर शैली उत्तर भारत के लिए और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के लिए, जबकि जो बेसर शैली वो मिक्स एक शैली है। इसके अलावा बहुत सारी उपशैलियाँ है मंदिर बनाने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायत की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संविधान के तहत पंचायतों के लिए उनके चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ऑप्शन 2, किसी पंचायत के विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल विघटित पंचायत की शेष अवधि तक ही बनी रहेगी। ऑप्शन 3, यह विघटित पंचायत का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तथा शेष अवधि के लिए नई पंचायत के गठन के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। ऑप्शन 1 गलत है। जो पंचायत समिति है, अगर जिनका कार्यकाल 6 महीने से कम रहता है तो उस अवधि में दोबारा चुनाव नहीं करवाया जाता, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। और जब पंचायत विघटित हो जाती है तो वो शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी। जैसे पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। अगर मान लीजिए किसी सरपंच की मृत्यु 2.5 साल में हो जाती है कार्यकाल में, तो वो जो नई पंचायत बनेगा उसका कार्यकाल सरपंच का 2.5 साल का ही रहेगा। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। जबकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो जाता है, संविधान के तहत पंचायत के लिए जो चुनाव के परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। वो चुनाव की घोषणा से नहीं किया जाता है, उनकी प्रथम बैठक से निश्चित कार्यकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 स्वीडन, ऑप्शन 3 डेनमार्क, ऑप्शन 4 यूक्रेन। उपरोक्त देशों में से कितने देश नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर उसमें शामिल हुए? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, जो ऑप्शन 2 है स्वीडन, वो ही शामिल हुआ था। बाकी 3 देश नाटो की 75 वर्षगांठ पर शामिल नहीं हुए थे, स्वीडन ही शामिल हुआ था। अब हम नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन का कारण नाटो संगठन ही है, इसलिए हम इसके बारे में ब्रीफ देखते हैं। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने अपने गठन के 75 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ। नाटो के बारे में इसकी स्थापना 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि या वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत विस्तार के खतरे को रोकने के लिए प्रयास करना था। क्या था? जो सोवियत संघ है उसके विस्तार को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। प्रकृति: नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत संधि के अनुच्छेद 5 पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है यदि एक नाटो सहयोगी पर हमला किया जाता है तो उसे सभी नाटो सहयोगियों पर हमला के रूप में देखा जाएगा। मतलब अगर ये 32 देश है नाटो पर, अगर कोई देश 32 में से जैसे मान लीजिए स्वीडन पर हमला कर देता है तो उसका बदला ये पूरे मिलकर 32 देश लेंगे। इसका मतलब ये होता है, मतलब वो अकेला देश ही नहीं है, नाटो के जितने भी देश है उसकी सुरक्षा करेंगे और वो जिस देश ने हमला किया उस पर वो 32 देश हमला करेंगे। तो इसकी वजह से नाटो संगठन चर्चा में है। अब तक अनुच्छेद 5 का प्रयोग एक बार कब हुआ था? ये 2011 में आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था। इसके जो संस्थापक सदस्य है 12 है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिनलैंड ने 2023 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की। यूक्रेन ने 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत किया और 2023 में विलियम जो 2023 में विल्नियस शिखर सम्मेलन में उसे नाटो की ओर से आश्वासन प्राप्त हुआ। यूरोपीय संघ के सदस्य देश जो नाटो का हिस्सा नहीं है वे ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस आइलैंड और माल्टा है। उद्देश्य: नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच एक अद्वितीय जुड़ाव प्रदान करता है ताकि वे रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग कर सके और एक साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय संकट प्रबंधन अभियान चला सके। वित्त पोषण: प्रत्येक नाटो देश गठबंधन के संचालन की लागत में योगदान करता है जो सकल राष्ट्रीय आय से प्राप्त एक लागत साझा सूत्र पर आधारित है। जो यूरोपीय संघ के सदस्य जो देश जो नाटो का हिस्सा नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। कौन कौन से सदस्य नहीं नाटो के? ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा। माल्टा, आयरलैंड, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना। कितने देश है? 4 देश है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में कि कौन कौन से देश नाटो के सदस्य नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना, क्योंकि यूपीएससी में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। नाटो के सदस्य हम बाय मैप देख लेंगे, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, डेनमार्क, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, नॉर्थ मैकेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, इटली और मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड। ये कितने हैं? ये मैप के अनुसार है, ये नाटो के सदस्य है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसके तहत निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय उसके सामान्य कारणों को वर्णित किया जाता है। ऑप्शन 2, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3, निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार या मंत्री दोबारा त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ये उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 कथन सही नहीं है। कौन कौन से? ये ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना नहीं पड़ता, जबकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जबकि ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो जाता है, जो निंदा प्रस्ताव है वो राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। जबकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि जो निंदा की विशिष्ट शिकायतों के बजाय सामान्य कारणों पर वर्णित नहीं है। ये विशिष्ट शिकायतों के लिए किसी मंत्री की या सरकार के विरुद्ध निंदा करने के लिए इसे लाया जाता है। तो इसमें 2 कथन सही नहीं है। कौन कौन से? ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, जबकि ऑप्शन 3 सही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरी कल आएगी नेक्स्ट सीरीज़ 27। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।